नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। ऐसी खबर है कि अयोध्या में जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी मकर संक्रांति के बाद 14 से 26 जनवरी के बीच राम मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम जोरों पर है, जहां रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। ये तय है कि बीजेपी 24 के चुनाव में उतरने से पहले राम मंदिर के जरिए ब्रांड हिंदुत्व को और मजबूत करना चाहेगी, लेकिन तैयारी दूसरी तरफ भी है। हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व का वर्जन भी अपग्रेड किया जा रहा है। 24 से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कैंपेन की शुरुआत कर दी। जबलपुर के ग्वारी घाट पर प्रियंका ने 101 ब्राह्मणों के साथ मां नर्मदा की आरती करके कैंपेन शुरू किया। उन्होंने करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। इसके बाद जब भाषण दिया तो उसकी शुरुआत भी हर हर नर्मदे से की। कांग्रेस में पहले ऐसे दृश्य दुर्लभ होते थे, लेकिन आने वाले दिनों में खुद दिखाई देंगे। कांग्रेस कर्नाटक की जीत से गदगद है, इसीलिए अब एमपी में भी बजरंग बली की गदा लहरा रही है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि अगर बीजेपी के पास राम है तो कांग्रेस के पास हनुमान है। लेकिन सवाल ये है कि बिना राम के हनुमान की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। अब सवाल कई सारे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनता है, चुनाव है इसलिए तनाव भी है। और सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी को जल्द ही पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्हें लेकर कुछ पैन इंडिया प्लान चल रहा है, लेकिन हिंदुत्व के सामने राहुल और प्रियंका का सॉफ्ट हिंदुत्व क्या टिकेगा, ये बड़ा सवाल है। अपनी नर्मदा पूजा में ही प्रियंका आज ही घिर गई। जब आरती पूरी होने से पहले उन्होंने खुद आरती ले ली। बीजेपी को कहने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि आस्था और ढोंग में यही अंतर होता है। बीजेपी ने कहा कि ये चुनावी हिंदू है जो खुद को एक्सपोज कर लेते हैं। सवाल ये है कि 2024 में कांग्रेस को बीजेपी की पिच पर खेलने का फायदा मिलेगा क्या? करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आज का पूरा अपडेट। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे क्यों आती? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई है फिर चुनावी छलावा करने के लिए। 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त की नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आता है। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से छूटे बाजी करने आए? हरा ऊपर होना चाहिए कि केसरिया ऊपर होना चाहिए? वो चरणों में होना चाहिए या सिर पर होना चाहिए? ये विवेक भी ना हो। इसका मतलब है कि आप दिल से नहीं चाहते हैं, सब दिखावा करते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के ध्वज की बात कर रहा हूँ। भाजपा के गिरावट का दौर हिमाचल की पहाड़ से शुरू हुआ, कर्नाटक में समुद्र तक पहुंच चुका है। जो हमारी संभावना 100 सीटों पर सिमट जाएगी और यही हाल हर विधानसभा में।
हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व, क्या ये होगा और कांग्रेस का ये नैरेटिव चलेगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, मेरे साथ बीजेपी के नेता जफर इस्लाम जी, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। मेरे साथ AK वाजपेयी जी हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के स्पोक्स पर्सन है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, और साथ ही साथ घनश्याम तिवारी जी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आज आपने करी नर्मदा पूजा, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने एक लॉजिक निकाल ही लिया कि देखिए भाई, आरती पहले ले लियो, ढोंग और पाखंड में यही अंतर होता है। तो क्या कहेंगे बीजेपी के लोगों को आज? बीजेपी वाले ढोंग और पाखंड जानते हैं, वही वो करते हैं, क्योंकि उन्हें श्रद्धा नहीं होती। वो कभी कोई वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। वो न राम भक्त हैं, न गंगा भक्त हैं, न गौ भक्त हैं, न राष्ट्र भक्त हैं, वो सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। ये कभी भी आप देखिए, मंदिर का शिलान्यास भी साहब ही करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा भी साहब करेंगे, पुरोहित शंकराचार्य विद्वान पंडित भी हो गए हैं। खुद देखो कितना अधर्म कर रहे हो। घबराई हुई है बीजेपी, दहशत में है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। वो ये समझ गई है कि हिंदुस्तान में 100-125 सीटें नहीं पाने वाली, उसे लोग पहचान चुके हैं। मोदी जी ही बीजेपी को लाए थे, और मोदी जी के बदौलत ही आज बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। किसी और का न लाने में क्रेडिट था, न जाने में। बीजेपी में सिर्फ वही हैं जो अकेले बीजेपी को डुबोने में सक्षम हैं। और जब मोदी जी मुंह खोलते हैं, इस बात का और पुख्ता करते जाते हैं। अब बीजेपी क्यों घबराई है? मध्य प्रदेश में कोई आपको जनादेश तो मिला नहीं था, आपने लूट के सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लूटी हुई सरकारें 2 बची हैं, वो भी इसी साल चली जाएंगी। उसके बाद हिंदुस्तान के नक्शे में सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात एक राज्य दिखने वाला राज्य। आपको सिकुड़ते टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों ने जो पूरा प्रयास किया हर चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में क्या मुद्दे पे आए? या सामाजिक सरोकार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी बात किया आपने? सिर्फ समाज को बांट करके, उसमें कट्टरता और हिंसा पैदा करके, पोलराइज कर कैसे किया जाए, वो बातें बोल के कह के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोग समझ चुके हैं, हर चुनाव में आपकी यही भाषा रहती है। और एक चीज जान लीजिए, मैं तब से कहता हूं, प्रियंका जी ने जब से मोर्चा संभाला है, राहुल जी जब यात्रा निकाले थे हरियाणा, हिमाचल से, आपके खाते अब नहीं खुलने वाले हैं। आप एक भी खाता नहीं खुलने वाले हैं, लाख आप करते रहें। ठीक है, धर्म जो है कांग्रेस हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था का विषय है, भाजपाइयों के लिए वो राजनीति का माध्यम है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति है हिंदुस्तान में, उसके लिए आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी वालों के लिए आस्था नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते बीजेपी वालों से। भाई, धर्म आपके लिए राजनीति का विषय है, आस्था का विषय नहीं। जफर इस्लाम साहब क्या कहेंगे? तो छोटा छोटा रखते हैं सबको, 4 ही लोग हैं मेरे पास बोलने का। देश की जनता देखिए दीपक भाई, आपने मौका दिया तो मैं बोल लेता हूं। पहले तो मैं सिर्फ इनका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धर्म को सिर्फ इलेक्शन जब आता है तभी जानकारी धर्म की होती है, धर्म को पालन करने की कोशिशें होती है, या धर्म को पालन करते हैं उसको दिखाने की कोशिश होती है, या लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश कि हम भी धार्मिक हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ 2-4 वोट ज्यादा मिल जाएंगे। आखिर इसकी वजह क्या है? ये तो आप सभी देख रहे हैं कि आप जब इलेक्शन आता है तो कभी जनेऊ जो पहन के राहुल गांधी घूमते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो इटली के रोड पे घूमते हैं, ठीक है, बार में चले जाते हैं। तो ये फर्क जो है वो दिखता है। लेकिन चलिए, ये उनकी आस्था का सवाल है, उनकी आस्था अधूरी है और अनोखी है तो देश की जनता देख रही है। लेकिन जहां तक सवाल है, मैं आज देख रहा था कि अगर ये बिगुल बजाना चाहते थे वहां मध्य प्रदेश में इलेक्शन का, तो खड़गे जी कहां गए भाई? किसी भी एक ऐसी पार्टी जिसका जो एक डिसिप्लिन पार्टी होती है, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होता है वो बिगुल बजाता है। यहां तो देख रहे हैं भाई
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रॉक्सी बना के रखा है उसको रिमोट से चलाते हैं, जहां बोला तो उड़ बैठ खड़ा हो, वैसा वाली बात हो गई है। आज नजारत होके ये बात, इस बात को लोगों को ध्यान में आ रहा है कि खड़गे जी कहाँ हैं, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, ये सिर्फ महज एक प्रॉक्सी अध्यक्ष है जो जैसे रिमोट घुमाया जाए वैसे घूमते हैं। नहीं तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है कि यहां पर आके किसी चीज का बेबिगुल बजाए। तो दो तीन चीजें ये बताना चाहते हैं और देश की जनता देख रही है। ये लाख कोशिश हमसे कह रहे, लाख कोशिश करे 125 सीट नहीं आएगी। अरे भाई हमारी बात तो छोड़ दीजिए, आप 40 पे पहुंचे थे, 40 से आप क्या 125 पहुंच पाएंगे? पहले उतना तो चिंता कर लीजिए। हमारी आप 303 से आप हमको 125 पे बैठा रहे हैं, पहले खुद तो अखिलेश बाबू कर लीजिए। अब कह रहे हैं कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं। भाई आपने देखा है एक स्टेट में जीत जाने से ऐसा नहीं, उसको बोलते अजय बनिया कल सेठ, सुना होगा यूपी में चलता है, आज बनिया कल सेठ हो गए, बस एक स्टेट में जीता तो अब सभी पूरा देश ही जीत गया। अब क्या अखिलेश बाबू, अभी आ रहा है, समय आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जितना प्रधानमंत्री जी को कोसिएगा उतने ही वोट हमें और ज्यादा आता रहेगा। कोसिए, जितना कोसिए, इसलिए कि आप तो राजनीतिक बात करेंगे नहीं, आप तो कोई इंपॉर्टेंट, हम जैसे कहेंगे कि भाई आपने बिजली सड़क पानी का देने का वादा किया था, आपने दिया नहीं, हमने दे रहे हैं। आपने कोई किसानों की चिंता करने का बार बार कहा था, किसान 70 साल नहीं दिया, अब क्या दे रहे हैं भाई? हमने तो दिया। हम उनके अकाउंट में पैसा भेजाते हैं। आप एक आम नागरिक को मजबूत बनाने का, देश को मजबूत बनाने का जो हमने जो वचन दिया था वो हमने आज किया। आज देश पूरे दुनिया में मजबूत है। आपने क्या किया? आप तो डर डर के रहे लोग दुनिया में कि मेरी बात कहीं न पहुंच जाए। डंके के चोट पे प्रधानमंत्री हर प्लेटफॉर्म से बोलते हैं। आज देखिए इस बात को तो एहसास होगा ना आपको अखिलेश बाबू कि पूरी दुनिया के जितने लीडर है, अगर 5 टॉप के लीडर है उसमें प्रधानमंत्री का पहला नाम आता है, दूसरा नाम आता है, और दूसरा के दुनिया के सबसे मजबूत कंट्री के सबसे मजबूत प्रेसिडेंट वो भी कहते हैं कि आपको ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, इतनी लोकप्रियता है। नहीं, आज हंसिए, हंसते हंसते रोना भी आता है, रोइएगा इलेक्शन के बाद। 24 में अखिलेश बाबू 24 में 50 क्रॉस कर जाइएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। इस बार तो नहीं, पिछले बार 53, इस बार 43, अगले बार 33। जरा इसके बारे में चिंता कीजिए। जी जी ठीक है, मैं सीधा अखिलेश जी के पास चलता हूँ। अखिलेश जी बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने बता दिया आप चुनावी हिंदू हैं, असली हिंदू नहीं चुनावी हिंदू, ये आरोप उन्होंने लगाया। ढोंग और पाखंड के जवाब में उन्होंने आपको चुनावी हिंदू बताया। क्या कहेंगे आप? इन्होंने तो बता दिया दुनिया के टॉप सबसे बड़े लीडर में से हैं हमारे मोदी जी। भारत टॉप 5 में है। मोदी से कहिए ना कि सिर्फ बिना प्रामटम के बोल दें किसी दिन, गए हैं पूछताछ कर लीजिएगा कि प्रामटम अच्छा ले जाए, बैटरी बैकअप रहे, उसका लीड वो ठीक से रहे। ऐसा ना हो कि एक बार राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात करने में बीच में कुछ ब्रेक हो गया तो पूरे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो वो जो 5 के आपके 5 में टॉप लीडर जो जिनको आप बता रहे हैं, तो कहिएगा ये सब जरा चाक चौबंद रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो साहस नहीं है, अब बताएंगे कि सबसे बड़े नेता है देश के। अरे जो सवाल तक नहीं ले सकता, सिर्फ बोलने की जिसकी आदत है, अब वो भी बिना प्रामटम के नहीं बोल सकता। तो भाई ऐसी बातें मत करो कि स्टूडियो में बैठ के हंसी आने लगे, मत करो। दुनिया देख नहीं रही है क्या? कहने से कोई ताकतवर नहीं होता है, वो दिखता है कि आप में क्षमता कितनी है और कैसी क्षमता है। और क्षमता के बारे में मोदी जी के बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना ज्ञान और क्या क्या और चीजें हैं। रही बात अभी आप जो बोले थे ना कि मोदी जी की गाली देते हैं लोग, ये सब बोल चुके हैं कर्नाटक में। दुखड़ा और मुखड़ा मुझे गाली दी और मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए, ये खत्म। पोल खुल चुका है दुखड़े और मुखड़े का। लोग समझ गए हैं कि हर चुनाव में यही लेके आते हैं और यही तरीका है। न वादों की बात करेंगे, न देश के विकास की बात करेंगे, न महंगाई की बात करेंगे, न बेरोजगारी की बात करेंगे, न गरीबी की बात करेंगे, न संवैधानिक संस्थाओं को जीवंत रखने की बात करेंगे, न लोकतंत्र की बात करेंगे। और कहेंगे कि हम बड़े अच्छे हैं। लोग पहचान नहीं रहे हैं क्या? खूब ठीक से लोग आपको पहचान चुके हैं। आपने इस देश को जब भी चुना हुआ है सिर्फ पोलराइज करने की, ठीक है। और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, आपके वहीं के मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद लोग
उनकी हत्या की साजिश कर रहे थे। उन खड़गे जी के किस तरह से अपमानित करके बताया गया, बोला गया वहां पे। अब मैं नहीं कुछ कहूंगा नड्डा जी के बारे में, जरा जवाब देना। नड्डा जी के बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा, जग जाहिर है। नहीं जवाब देने दीजिए। उन बेचारे के साथ कैसे कैसे हादसे पेश आए हैं और कैसे वो चुने जाते हैं या क्या होता है आपके यहाँ, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। नागपुर घराने की पर्ची की बदौलत आप लोग बैठे रहते हैं। जरा अखिलेश बाबू को जवाब देते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए जफर। ये सब चीजें जो हैं लोग समझ गए मेरे भाई। मैं ये सब पिट गया है, डबल इंजन, एक लूटने के लिए और एक जो है अखिलेश बाबू, हाँ, बोलने के लिए। एक झूठ बोलता है, एक लूट करता है, ये सब खत्म भैया। बोलिए बोलिए, मैं चुप हो गया। अखिलेश बाबू, मैं जरा जवाब दे दूं आपको। नहीं तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी आप थोड़े दिन पहले भी यही सब बातें कह रहे थे जब गुजरात का इलेक्शन हो रहा था। बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे। वहां आप राहुल गांधी का भी प्रयोग कर लिया, वहां प्रियंका गांधी जी का भी प्रयोग कर लिया, खड़गे जी का भी प्रयोग कर लिया, सब प्रयोग कर लिया। और आखिरी में क्या मिला आपको? ठन गोपाल, कुछ मिला नहीं। और आप वहां भी हमें ज्यादा वोट्स आए हैं हिमाचल प्रदेश पे, लोग ज्यादा हमारे से जुड़े हुए हैं। ये बात सही कि आपको मार्जिनली आप जीते हैं, लेकिन वोट जो है, वोट परसेंटेज में हमको आपसे ज्यादा आया है, ये बराबर आया है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं अखिलेश बाबू कि देखिए, आप जो है कांग्रेस पार्टी को अभी दो चिंता करनी पड़ेगी। पहली चिंता यह करनी पड़ेगी कि क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी जिसके साथ आप हमसे लड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपके अंदरूनी लड़ाई भी बहुत है। आप देखिए, आपको केसीआर वहां खड़ा नहीं करने दे रहे हैं, आपके बुलाए हुए मीटिंग में नहीं आते हैं, ना बात करते हैं, ना फोन उठाते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी वेलकम नहीं किया जाता आपको बंगाल में, कांग्रेस पार्टी जो है वेलकम नहीं किया जाता है बंगाल में। आप जरा देखिए, नॉर्थ ईस्ट में पूरे आप खत्म हो चुके हैं। आप देखिए, साउथ में आप किसी के झोली में कंधे में बैठे हुए हैं। आप यूपी में आप किसी को आस कर रहे हैं, किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मुझे अपने कंधे पे बैठा के कह दे कि हम भी लड़ रहे हैं इलेक्शन। वैसे मेरी हैसियत तो है नहीं, तो आप किसके बेसिस पे ये डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं और हमको हराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, देखिए दो बातें। पहले तो लोगों का विश्वास जीतिए ना, जमीन पर लोगों का विश्वास जीतिए। जमीन का विश्वास खो चुके हैं और फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हम तो लोगों का विश्वास जीतने के बाद आप गाली देंगे तो और विश्वास बढ़ जाएगा कि आप जो है, आप हमको कहीं ना कहीं आपके पास मुद्दा नहीं, गाली दे रहे हैं। हम तो सब चीज मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं। हमने जो 9 साल में काम किया है, 9 साल की पूरी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख के हर छोटे छोटे चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपने नहीं किया और आपको बताना चाहते हैं। 70 साल बनाम 9 साल। अब बताइए, आपने कितने एयरपोर्ट बनाए 70 साल में? 74 एयरपोर्ट बनाए, हमने 75 बनाए। आपने जितने IIMs, IITs, मेडिकल कॉलेज बनाए उतने उससे ज्यादा हमने बना दिए। आपने बताइए आप कितने बनाए यूनिवर्सिटीज, उससे ज्यादा हमने बना दिए। आप हर जगह पे देखिए ना, रोड कितना बताया आपने? 76,000 किलोमीटर बनाया, हमने जो है 56,000 किलोमीटर 9 साल में बना दिया। तो रेट ऑफ ग्रोथ परसेंट आप जो 70 साल में क्या उसको दिख रहा है। इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इंस्टीट्यूशंस आपके लोगों को जकड़न में था, कहीं नहीं। दीपक जी सिर्फ झूठ बोला इस आदमी ने। नहीं, आपके अभी अरे ये आदमी तभी से बात कीजिए। झूठ बोला आपने, अभी बता दे रहा। नहीं अखिलेश भाई, तमीज से बात कीजिए। आप सीनियर हैं, मैं बता रहा हूं, झूठ बोला आपने। एक सिविलाइज पार्टी की तरह डिसिप्लिन। मैं तो कह रहा हूं झूठ बोला आदमी बोला तो मैं भी आपको बदतमीजी से बोल सकता हूं। मैं तो यही बोलना बदतमीजी। मैंने कहा आपने झूठ बोला, मैं बताता हूं इस आदमी को, इसमें बदतमीजी नहीं। आप देखिए, आप मुझे, आप उत्तेजित ना हो, गुस्सा ना हो, आपका झूठ पकड़ा गया, परेशान ना हो। अभी मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं आपको बस नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा। आप बोल रहे, मैं शांति से आपसे डिबेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे, आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि जाके टीवी चैनल पर बदतमीजी करो, गंदी भाषा बोलो, गाली गलौज करो। हम नहीं जवाब देंगे गाली गलौज से। हम आपको फिर भी एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह, अपने पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर की तरह जवाब दूंगा। आपको गाली देना मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं, गाली दीजिए। आपको यही सिखाया जा रहा है, आपको पता है, ये सिखाया जा रहा है कि छोटा जवाब और छोटा जवाब और एक वाजपेयी जी के पास बहुत छोटा। इन्होंने कहा कि 70 सालों में जो है ना 9 सालों में हुआ। 70 सालों में
14 प्रधानमंत्री इतना कर्जा नहीं लिए, उसका 3 गुना कर्जा हमारे साहब ने लिया और मित्रों का कर्जा माफ किया, मित्रों का कर्जा माफ किया। उस कर्जे से देश का विकास नहीं हुआ, देश पे बोझ बढ़ा है। 40,000 रुपए पर व्यक्ति, जबकि जनसंख्या भी 25,000 करोड़ 20 करोड़ कम थी, पर व्यक्ति का लोन था। साहब ने आते ही उसको 1,25,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा कर दिया। ये झूठ नंबर 1। एयरपोर्ट बनाया, एक रनवे बनाया हो तो बता देना। एयरपोर्ट आपने बेचा है, सिर्फ बेचा है। जिस एयरपोर्ट को देख लिया उस एयरपोर्ट को टेंडर लगा दिया, आपने अपने मित्र को बेच दिया, कानून नियम बदल के बेचा है। तीसरी बात, हमने रोड, अरे इतनी झूठी फ्रॉड सरकार। एक शासनादेश किया आपके रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कि अगर 3 लेन की सड़क है, जो पहले 1 किलोमीटर बनने पे 1 किलोमीटर गिनी जाती थी, अब वो 1 किलोमीटर को 3 लेन की सड़क को 3 किलोमीटर गिना जाएगा। और इस माध्यम से आप कहते हो कि सड़क बना लिए, फिर भी कम बनाए हो। ये आदेश है गवर्नमेंट का कि 1 किलोमीटर सड़क, ये 2 लेन बन रही है तो उसे 2 किलोमीटर माना जाएगा। आपकी सरकार ने किया है। इस तरह के चीटिंग और फ्रॉड करने वाले इस तरह के, अब बताओगे कि रोड बना लिए, अखिलेश बाबू सब पता है। सुनिए अखिलेश बाबू, हम बता रहे हैं, आइए मैं मैदान में आइए। सुनिए, अरे जनाब, आना चुनाव में आइए, मैं सवाल करता हूं आपसे। में पता लग जाएगा। अरे जनाब, इसी सारे झूठों पे अखिलेश भाई मैदान में आइए, सवाल करता हूं आपसे। इन्हीं सारे सवाल करता हूं आपसे, इन्हीं सारे झूठों। अभी सुनिए, 1 मिनट जरा, अब सुन लीजिए ना सर। अभी मैं आपको आपका झूठ एक्सपोज कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, अरे अखिलेश बाबू, जरा आपका झूठ एक्सपोज करोगे भैया? सुनिए ना, खाली एक सवाल, मेरे सवाल। एयरपोर्ट नहीं बेचा आपने? अरे सुनिए, बता दीजिए, आपने एयरपोर्ट नहीं बेचा है? इस देश को आपने एयरपोर्ट नहीं बेचा है? बताइए। नहीं, आप जरा सुनिए ना, मैं जवाब देता हूं। एयरपोर्ट आपने नहीं बेचा, ये बताइए। नहीं, एक बात, कौन सा एयरपोर्ट आपने नहीं बेचा है, ये बताइए। अरे हम बता रहे, बताइए, आपने क्या 3 गुना कर्जा नहीं लिया है? 1,25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने कर्जा लिया। एक जब देश, आप जरा जवाब दे दे, मोदी जी के आते समय 54,000। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्या झूठ बोला मैंने? बताइए। नहीं, बताइए कि नहीं लिया कर्जा। आपने एयरपोर्ट नहीं बेचा? क्या ये सड़क झूठ बोल रहे हो? तुमको समझ में आता ही नहीं है। शासनादेश नहीं जारी हुआ? नहीं, आपको समझ में नहीं आता है। अरे तो सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। अरे आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ समझ में आता है? पहले पूछ के आइए अपने चिदम्बरम जी से, समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ के बोलिएगा। जब डेट टू जीडीपी, डेट को कभी जीडीपी के मुकाबले में देखते हैं क्या? 2014 में जो जीडीपी था आज वही है? ये आपको पता है 2014 में कितना लाख करोड़ का जीडीपी था? और अरे तो डेट टू जीडीपी उससे कम है। आपने आते जीडीपी के कैलकुलेशन का 2% फार्मूला उसमें ऐड कर दिया कि 2% बढ़ा करके। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं एक्चुअल? अरे बताओ, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपसे बात देखिए, ये मेथोडोलॉजी जो हमारा नहीं होता है, किसी एक देश का मेथोडोलॉजी नहीं होता है। कौन सा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पढ़े लिखे तो बात करिए कम से कम अखिलेश बाबू। मेथोडोलॉजी किसी एक सरकार का होता है मेथोडोलॉजी? ये पूरे दुनिया के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। अरे ये पूरे दुनिया के लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम चिदम्बरम से कुछ सीख जाइए ना। नहीं, निकाल लोगे आप ही, बस आप नहीं, चिदम्बरम बात नहीं है तो समझ लीजिए, अबे समझ के आइए थोड़ा। डेट टू जीडीपी नंबर होता है और वो कब हुआ डेट टू जीडीपी पहले से, समझ लीजिए। दूसरी बात बता रहे हैं आपको, दूसरी बात बता रहे हैं आपको, आपने जीडीपी का ऐसी बात कर रहे हैं। आपका फॉरेक्स रिजर्व टू जीडीपी जो है वर्ल्ड बैंक ने अभी 6 महीने पहले जो रिपोर्ट दी है उसमें अलार्मिंग बताया है। आपने लोअर ग्रुप में डाल दिया। कोई अलार्मिंग नहीं है, हमारे इंडिया अलार्मिंग नहीं है। मिडिल इनकम ग्रुप में थे, कोई नहीं। इकोनॉमी हमारे यहाँ अपग्रेड हुआ है, हमारे समय में रेटिंग अपग्रेड हुआ है। हमारे समय में आपके आप फ्रजाइल कैसे झूठ बोल रहे हैं? बताइए, रेटिंग अपग्रेड हुआ है कि नहीं? रेटिंग अपग्रेड हुआ है कि नहीं? बताइए, देश की रेटिंग अपग्रेड हुई कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं? जो झूठ बोल रहे हैं आप, आगे सरासर झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी, 5 सबसे नहीं, 5 सबसे, अरे 5 सबसे। ये पत्रकारों को स्वतंत्रता पे हुआ है कि भूखमरी पे हुआ है कि बीमारी पे हुआ है कि किस चीज पे अपग्रेड हुआ है? 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी से आज सबसे ज्यादा। बस नहीं, आप बताइए, 5
2014 में 7 से 5 कमजोर इकोनॉमी छोड़ा था कि नहीं? आज सबसे मजबूत इकोनॉमी 5 है कि नहीं? ये सफर किसने, कांग्रेस वालों ने तय कर दिया क्या? अरे जीरो से बताइए ना, किसने तय कर दिया? आपने तय किया क्या? पहुंचाया, समझे ना, समझे ना। और इसी अच्छा बीच में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सोना गिरवी रखा था। आप कह रहे कि सोना गिरवी रखा था, कांग्रेस ने उसे वापस लाया और हमने इकोनॉमी को 4 गुना किया। पता कि नहीं आपको? हमने उस इकोनॉमी को 4 गुना किया। क्या 4 गुना किया? तक उस क्या 4 गुना किया? 2 गुना नहीं कर पाए। जरा बताइए, आइए इकोनॉमी पे डिस्कस करते। ठीक है अखिलेश बाबू, डिस्कस करते हैं। हम आप रहेंगे, दोनों एक दूसरे से निपट लिए हैं। अगर मैं ये शब्द कहूं तो गलत नहीं होगा। आप दोनों अच्छे से निपट चुके हैं। आप थोड़ा सा अपने गले का आराम दीजिए। अखिलेश भाई आप भी दीजिए, जफर भाई आप भी दीजिए। फ्रेजाइल इकोनॉमी से 5 टॉप इकोनॉमी। महंगाई कहां पहुंचा दिया? 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया, 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया। मोदी मेड महंगाई। अरे कहां से? मोनोपोली से महंगाई। ऐसा एक पूरे देश का खाद्यान्न तेल एक आदमी बेच रहा है। आप अच्छा ठीक है, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। सीधे घनश्याम तिवारी जी के पास चलते हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपको लगता है, अच्छा मुझे बताइए, अब सब सेक्युलर ताकतें एक साथ लड़ रही हैं, तो क्या आपका कोई अलायंस होगा कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, या कांग्रेस सभी सीटें आपके लिए छोड़ दे 80 की 80? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को। समाजवादी पार्टी का नारा है 80 हराओ बीजेपी भगाओ। और ये नारा क्यों है? आज अगर आप देश में देखें तो 2/3 परिवार देश के, लगभग 60 से 70 करोड़ लोग, 15 से 17 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो एक महीने में 20,000 से कम जिनकी आय है। ऐसे परिवारों में आप 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल है, 150 रुपए का खाने का तेल है, दूध गांवों में भी 60-65 रुपए किलो है, अंडा 5 रुपए का एक है, फल सब्जियां उनके नसीब में नहीं है, आय लोगों की बढ़ी नहीं है। लगभग 10,000 रुपए लोग अपने बच्चों के साल में खर्च करते हैं पढ़ाई लिखाई में। 2-3 हजार रुपए प्रति माह दवाई में खर्च होते हैं। जब आप एक परिवार का ये लेखा जोखा बटोरते हैं तो लगता है कि एक कम से कम साधारण परिवार भी 24-25 हजार रुपए खर्च करता है प्रति माह। जिस देश में 70 करोड़ लोग, 16 करोड़ परिवार महज 20,000 रुपए प्रति माह परिवार के रूप में कमा पाते हैं, 24-25 हजार उन्हें खर्च करना पड़ता है मूलभूत जरूरतों के लिए। उनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है, तो नई इनकम के स्रोत नहीं है। माता पिता जिन्हें पेंशन मिलता था, उनकी पेंशन में जो इंटरेस्ट आता था वो घटा दिया है इस सरकार ने। तो लगातार जो सरकार इस तरीके से गरीबों के, आम नागरिकों के, मिडिल क्लास के भविष्य पर लात मारे, उनके पेट पर लात मारे, उनके बच्चों के भविष्य पे लात मारे, वो सरकार कैसे जीत सकती है? और ऐसे में उस सरकार ने देश को दिया क्या है? बेटी बचाओ का नारा दिया और सामने ब्रजभूषण सिंह को खड़ा कर दिया, बाबू बजरंगी को खड़ा कर दिया, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को खड़ा कर दिया। बोला कि ये बेटी बचाओ का नारा नहीं है, ये चेतावनी है। यही लोग हैं जिनसे आपको बेटी को बचाना है। आज मैंने देखा एक तस्वीर में कि ब्रजभूषण सिंह भी उसी रंग का नारंगी चोगा पहने हुए है जिसका भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहन करके स्वयं को साधु संत बताते हैं। इन्होंने साधु संत की परिभाषा को ही नष्ट कर दिया। जो कहते हैं कि साधु भेष में रावण आया था, ऐसा लग रहा है कि साधु भेष में ही रावण भारतीय जनता पार्टी में रहने लगा है। शर्म आनी चाहिए कि इनकी ना एक महिला मंत्री आवाज उठा पा रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है हम पहलवानों से जाकर के ऑडियो वीडियो प्रूफ लगे। पूरे देश का मजाक उड़ाया हुआ है। ऐसा लगता है कि रावण और दुशासन मिल करके देश में रामराज लाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और ब्रजभूषण सिंह खड़े होकर कहता है कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बताइए कि देश की बेटियां क्यों वोट दें? जिस देश में 1 लाख प्रतिवर्ष रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, अन्य असॉल्ट, महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उस देश में बेटियों को अमित शाह से जाकर के बहस करनी पड़ती है, नेगोशिएट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है ताकि उनके सम्मान की रक्षा हो सके। 150 दिन तक धरना करना पड़ता है। जब उन्होंने 2 साल पहले प्रधानमंत्री को बता दिया था। तो ये रावणों दुशासनों की पार्टी देश में रामराज नहीं लाएगी और उन्होंने आम नागरिक को तबाह कर दिया है। इसीलिए ये हारेंगे, इसीलिए कर्नाटक में हारे, इसीलिए मध्य प्रदेश में हारेंगे, इसीलिए उत्तर प्रदेश में हारेंगे, इसीलिए हम हारेंगे भाई उत्तर प्रदेश में। 80 हराओ, भाजपा भगाओ। सर 2017 से तो आज तक हारे नहीं है, 2014 से नहीं हारे, तो 70 साल में जीते भी तो नहीं थे ना। देश के लोगों को किसी की असलियत पहचाने में समय लगता है। साधु भेष में रावण आया था, सफल हुआ था, लेकिन अंत में हारा था। उसकी सोने की लंका ध्वस्त हुई थी।
इनकी सोने की लंका ध्वस्त हो रही है। केरल में ध्वस्त होगी, तमिलनाडु में ध्वस्त होगी, कर्नाटक में ध्वस्त होगी, मध्य प्रदेश में ध्वस्त होगी, छत्तीसगढ़ में ध्वस्त होगी। आपने मेरे सवाल को सुन के अनसुना कर दिया। आपने 80 में 80 का नारा दे दिया। कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे अमेठी रायबरेली, बढ़ रहा है, वहां इनकी लंका ध्वस्त होगी। घनश्याम तिवारी, अब थोड़ा काम की भी बात कर लेते ना। आपने दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप दीजिए। काम की बात कौन से नहीं है? क्या ये काम की बात नहीं है कि देश नहीं, सब काम की बात है सर। मेरे दर्शकों के लिए हर काम की बात है, वो विश्लेषण करते हैं कौन क्या बोल रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या आप अमेठी और रायबरेली छोड़ेंगे गांधी परिवार के लिए, या 80 मतलब पूरी की पूरी 80 एक भी नहीं छोड़ेंगे? देखिए, इस साल का आप पूरा राजनीतिक व्याख्यान उठा के देख लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना अहंकार दिखाया है, विपक्ष की पार्टियां साथ आई हैं। जिस तरीके से इन्होंने अडानी जी के डर से पार्लियामेंट में ताला लगाया, विपक्ष की पार्टियां साथ आई। दिल्ली के ऑर्डिनेंस के ऊपर जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, सारी विपक्षी पार्टियां साथ आ रही हैं। ये विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि लगभग हर सीट पर एक दमदार जनता की आवाज के रूप में विपक्ष का कैंडिडेट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जो पार्टी युवाओं को भविष्य नहीं दे सकती, बेटियों की लाज नहीं बचा सकती। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा। घनश्याम तिवारी, अब दर्शकों को इतना भी मत समझिए कि आप जो बोल रहे हैं दर्शक उसको बिल्कुल घुट्टी मार के पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी तरह अपने इंटेलिजेंस से उसका एनालिसिस करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या 2 सीटें छोड़ेंगे आप अमेठी और रायबरेली, या 80 की 80 पूरी लड़ेंगे आप? आपने ये कहा, मेरी कौन सी बात गलत है? अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, यानी कि औसतन एक परिवार के 2 लोगों को मुद्रा लोन दिया है, मैं चैलेंज करता हूं, आप अपने 10 दर्शकों को बोलिए, फोन करके कहें कि उनके एक परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिला है। जो पार्टी सिर से अभी भी जवाब नहीं देंगे। चलिए ठीक है, मुद्रा लोन पे हम अलग डिस्कशन कर लेंगे, अभी भी जवाब नहीं देंगे आप। कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, इतना बता दीजिए, हाँ या नहीं, इतना बता दीजिए। बात सीट छोड़ने की नहीं है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को हर एक 80 सीट में हराएंगे और उसके लिए विपक्ष एकजुट होकर के हर सीट पर एक दमदार कैंडिडेट देगा। मतलब रायबरेली अमेठी भी नहीं छोड़ेंगे आप गांधी परिवार के लिए? अब इसको आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको और समझ, ठीक है भाई, एक भी नहीं छोड़ेंगे, मैं हिंदी में समझ गया, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश जी क्या कहेंगे? फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। अब आपकी समझ पे हम क्या कहें? नहीं, समझ के समझ को समझा। सही तो समझना ही समझ है। समझिए कि जब सीटों का हम लोग बैठ करके निर्धारण करेंगे, वो चीज आप आज ही जानना चाहते हैं। मैं इसका जवाब दूंगा जरा दीपक भाई। वो कैसे हो सकता है? दीपक भाई, विपक्ष यूनाइट हो रहा है। जनता चाहती है इस देश से मोदी जी की सत्ता को हटाना। इस देश को नाश किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, और ये जनता जागरूक हो चुकी है। राहुल जी ने अपनी यात्रा के बाद से इस देश को जिस प्रकार से जागृत हुआ है, मोदी जी का या बीजेपी का किसी भी प्रदेश में या आगे आने वाले देश में 24 में सरकार बनाने का खाता कहीं नहीं खुलने वाला। ठीक है, अब मोदी जी का औरा सिर्फ गुजरात तक रह गया है। ठीक है, गुजरात मैं छोटा सा जवाब, छोटा जवाब दे दीजिए, फिर आगे चलते हैं। करते रहे, मोदी जी हारते जाएंगे। मोदी जी बस भाषण करते जाए, हर प्रदेश में सुपड़ा साफ होता रह जाएगा। 80 सीटों यूपी में हारेंगे। काशी क्या क्योटो बन गया है? तो दे दीजिए सर, काशी क्योटो बन गया है। अरे तरस खाइए थोड़ा, एक हाथ तो दे दीजिए 80 में से। हाँ दीपक जी, काशी क्या क्योटो बन गया है? गंगा मैया साफ हो गई हैं, स्मार्ट सिटी सब बनने तक काशी बन गई है। यही सब वादा किए थे ना, बुलाया नहीं गया हूं मैं, तो बुलाया गया हूं, भेजा नहीं गया हूं। धार्मिक भावनाओं को भुना करके सत्ता में तो आ गए। अच्छा, जवाब दे लीजिए जफर जी को, अखिलेश भाई। जवाब दे दीजिए, फिर मैं बात करूंगा। दीपक जी क्या जवाब है? क्या काशी क्योटो बन गया? साहब ने बोला था ना, 3 साल में गंगा मैया साफ करने को बोला था ना। अभी आपने सवाल किया था, इनकी तत्कालीन मंत्री ने कहा था इसी गंगा में डुबकी लगा के समाधि लगा। बात रिपीट करें ना, गंगा मैया साफ हो गई। आप ये बात बोल चुके हैं, अब बोल चुका हूं, लेकिन याद दिला रहा हूं कि क्या ये हुआ। बार-बार प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि क्या ये हुआ? काशी क्योटो, काशी स्मार्ट सिटी बन गया? भैया झूठ की हाड़ी बार-बार नहीं चढ़ती है। सुन लीजिए, जवाब देता हूं। अरे सुन तो लीजिए। बोलिए जनाब, बोलिए। सुन तो लीजिए, बोलिए, सुनिए। अरे अखिलेश बाबू, इतना गला फट जाएगा। बोलिए मेरे भाई, थोड़ा सुनने में का तो अच्छा लगे। अरे तो देखिए, अभी आप पूछ रहे थे दीपक भाई, आप पूछ रहे थे घनश्याम तिवारी जी हमारे मित्र से कि क्या आप कांग्रेस को साथ लड़ेंगे। उनको भी इतिहास मालूम है, 2 लड़के निकले थे
तो कांग्रेस का इतिहास है, जिसके कंधा में बैठे उसी को दबा दिया। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो डर रहे बेचारा, कैसे बोले? उसको मालूम है कि हकीकत इनके ये मेरे कंधे बैठा है तो पीछे से यही छुरा मारेंगे और हमको हरा देंगे। यही कांग्रेस की है, इसलिए कि ताकत तो है नहीं, एनर्जी तो है नहीं, वो जो है लाइबिलिटी बन के बैठ जाएंगे अखिलेश यादव की। तो 80 के 80 सीटें जो है वो हम जीतेंगे और ये हारेंगे। और वो वही जो है उसका उसी का गुमान वो कर रहे हैं कि हम 80 सीटें जीतते, जब बोलते हैं तो सबको मालूम है 80 सीट जीत नहीं सकते, तो हराने की बात कर रहे हैं कि तुम नहीं अलायंस करोगे तो 80 की सीटें 80 हारोगे। दूसरी बात, आज जरा देखिए काशी कॉरिडोर जो बना है, आंखें चकाचौंध, दुनिया आके तारीफ कर रही है, लेकिन आपको आप सोच ही लिया है कि भाई काशी किसने बनाया पता? काशी कॉरिडोर बना है, आपको है कि आपको क्या है, आपको तो सिर्फ सरकार बदलने दीजिए, काशी कॉरिडोर बना है और वहाँ जो है वहाँ 10 जनपद वाला कॉरिडोर बना, जहाँ करप्शन का माल खट वहाँ आता चली गई। कॉरिडोर बहुत बड़ा घोटाला है, जांच होने दीजिए। महाकाल का कॉरिडोर याद आ रहा कि नहीं? अच्छा, हाँ, जांच जितना काशी कॉरिडोर खंडित हो गई। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, यहाँ से आगे चलता हूं। दोनों ने अपनी बात कह दी है और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा एक के ऊपर एक ना बोले, दर्शक समझ नहीं पाते हैं। हालांकि अब लाइव पे जुड़े हुए हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। वाजपेयी जी, आपको लगता है कि ये जो विपक्षी एकता 23 तारीख को आपकी पार्टी जिस राज्य से आती है उस शहर में हो रही है, पटना में, तो कोई कमाल होगा, धमाल होगा, धोतियां फटेंगी, रुमाल होगा? नहीं, इतिहास से तो ऐसा नहीं लगता। ये तो पहले भी 14 में भी कोशिश की, 19 में भी कोशिश की, उसके बाद हाथ खड़े करके फोटो भी किया गया, चर्चाएं भी की गई। और अखिलेश का और राहुल गांधी का यूपी में हुआ, मायावती के साथ भी अखिलेश का हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या निकला उसका? देखिए, उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और उम्मीद इसलिए नजर नहीं आती कि जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई, जो कि हमें अधिकार नहीं है, नाम कंसर्न है, लेकिन सिंस आपने पूछा तो इनसे ये पूछो कि आपका एका क्या चेहरे पर हो गया है? देखो, एक तरफ तो मोदी का चेहरा है ही, तो दूसरी तरफ कोई चेहरा है तो ये कहेंगे चेहरे की बात ना करो, चेहरे की बात बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब एका नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनते कहते नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग तो कहते ही हैं, और वो कहते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। उधर ममता दीदी का भी यही हाल है, उधर राहुल गांधी, अखिलेश जी बैठे, पूछो उनसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे कि नहीं बनाना चाहेंगे, वो भी प्रधानमंत्री के। उधर केसीआर साहब है, वो भी प्रधानमंत्री के। इधर शरद पवार साहब है, वो भी प्रधानमंत्री के। तो मतलब कैसे होगा? प्रधानमंत्री की चाहत दिल में रखेंगे और चुनाव के बाद आएगा तो एक दूसरे के छुरा मारेंगे, तो चलेगा नहीं। और कांग्रेस का तो इतिहास है, चलने नहीं देती, बिल्कुल नहीं चाहिए। देवगौड़ा की सरकार, गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार, सब देखी आपने भी, हमने भी, कोई ना कोई बहाना बना के उसको गिरा देंगे। एक्चुअल में राहुल गांधी को सत्ता चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, और इसीलिए चुनावी बुगुल बजाया आज प्रियंका गांधी वाला। आपने पूछा था कि हिंदू वाला क्या मामला है? अरे भाई, AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट, कांग्रेस के इनके ही नेता है, उनकी रिपोर्ट क्या थी कि भैया आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुष्टीकरण करते हो। अच्छा, तुष्टीकरण की नीति क्या छोड़ दी इन्होंने? बिल्कुल नहीं छोड़ी। अभी कर्नाटक में क्या बोला है कि बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मतलब ये तो इनका अभी का लेटेस्ट क्या है ना। और पुराने बयान देख लो, बुरा मत मानना अखिलेश बाबू, नेहरू जी ने क्या कहा था कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, भूलेंगे थोड़ी, वो तो इतिहास में रिकॉर्ड है ना सारी चीजें। और राहुल गांधी ने क्या बोला था? छोड़ दो कि मंदिरों में लड़कियां, व्हाट्सएप, ये काय के ज्ञान, काय का व्हाट्सएप इंडिया ज्ञान, डिनाई करो इसको, डिनाई करो इसको। और ये डिनाई करो कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं लड़के, डिनाई करिए इसको, एकदम नहीं कहा। डिनाई करिए कि सोमनाथ मंदिर में जब गए थे, कट पेस्ट का है। क्यों इस पे एक सुनिए, अरे कट पेस्ट का है, ये कट पेस्ट का है। ये दिग्विजय सिंह ने क्या बोला था? अरे सुनिए, आप दिग्विजय सिंह ने क्या बोला था? मेरे बात बोलिए, आपकी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है, आपकी आदत खराब है थोड़ी। नहीं, मेरे बात, सॉरी, जवाब दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे आप, जवाब दीजिए, मेरे पास बोलिए ना, आपकी आदत खराब है। आप दिग्विजय सिंह, नहीं आप बोलिए, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला था कि 26/11 का अगर आप सुने तो मैं बोलूं, हिंदू आतंकवादी हाथ है,
नहीं, अभी मेरे बात बोलिए ना, मेरे बात बोलिए, गोस्वामी मत बनिए, मुझे जवाब दो, मुझे डायरेक्ट बता। चुप रहो तो बोलूं, चुप हो जाओ प्लीज। अखिलेश बाबू आप तो चुप होना तो मैं बोलूंगा, जवाब दूंगा, मैं लिख लिया। नहीं, डिबेट को खराब क्यों करते हैं? जब हमारा टर्न है हम बोलेंगे, आप कैसे बोलोगे? जब आप बोल रहे तो आप जवाब दे रहा हूँ। आप अभी तक तो मुझसे जवाब मांग रहे हैं, आप मेरे होगा तभी ना जवाब दूंगा। मेरे बोलने के बाद बोलिए ना। अरे आप 8 बार कहे जवाब दीजिए, तो मैं कहना चुप हो तब जवाब दूंगा। अरे 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 चलिए। अच्छा, एक इनका लेटेस्ट और आया है। पीछे क्या कर रहे थे? पीछे क्या कर रहे थे? ये रैली कर रहे थे, हिंदू शपथ यात्रा निकाली इन्होंने, उसमें शपथ खाते हैं कि हम हिंदू को नहीं, देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। ये छत्तीसगढ़ की घटना याद दिला रहा हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा आपने? राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, वो तो एफिडेविट दिया, कहो तो निकलवा दूं, सर्टिफाइड कॉपी कल भेज दूंगा आपको। कपिल सिब्बल ने क्या बोला था कि जी डेट लगा दो, चुनाव के बाद करेंगे राम मंदिर का फैसला। कैसे डिनाई कर दोगे ये चीजें भैया? चुनाव के लिए आप जो है ना कमीज के ऊपर जनेऊ पहन के जाते हो मंदिर में, और आज वो दिख गया प्रियंका गांधी का कि आरती कब लेनी है, आरती कब करनी है, कुछ जानकारी ही नहीं है। कैसी जानकारी होगी जब चर्चों में जाओगे और चर्चों में आप जाके वहां पे प्रेयर करोगे तो आपको हिंदू धर्म की कैसे जानकारी होगी? तो देखो, हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना, ये सब फैक्ट्स हैं जो रिकॉर्डेड है। इसको आपके डिनाई करने से कोई इसको गलत नहीं मान लेगा, और ये सारी की सारी चीजें जनता की जानकारी में है। न विपक्षी एकता होने जा रही है और न ये चुनावी हिंदू या नकलू हिंदू बनने से जनता आपको वोट देने जा रही है। और काम का सवाल है ना, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, काम पे चैलेंज करिए, रिकॉर्ड एक एक। लोकतंत्र खतरे में है, कहने से नहीं हो जाएगा, प्रूव करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ताले लग गए, पार्लियामेंट में ताले लग गए, इलेक्शन कमीशन में ताले लग गए, चुनाव हो ही नहीं रहे देश में। अभी आप ही जीते हो 2 राज्यों में, तो जरा संभल के अब आप पूरी तसल्ली से जवाब दीजिए। पॉइंट टू पॉइंट, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए अखिलेश जी। मैं इनकी बौखलाहट और खींच को समझ सकता हूं, और इन्होंने कहा कि हमारे पास एक चेहरा है। मैंने पहले बताया वो चेहरा और दुखड़ा अब नहीं चलने वाला। पहली बात जान लीजिए, आप वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जनाब। इतना वकील होने के नाते इतना मूर्खता की बातें आप करेंगे तो कैसे लोग क्या समझेंगे? दूसरी बात, राहुल गांधी को सत्ता चाहिए। 3 सरकारें कांग्रेस ने अपने बल पे बनाई और इस परिवार ने प्रधानमंत्री पद लेने से ठुकरा दिया। राष्ट्रपति ने बाकायदा इनवाइट किया था और जिताया था सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी को। दूसरी बार तो 2009 में तो ओपन ऑफर था, लेकिन नहीं, सत्ता के लिए नहीं। ये परिवार है कुर्बानी देने वाला परिवार है, गवाही और देश से गद्दारी देने वाला परिवार नहीं है। और ऐसे परिवारों पे लाखों करोड़ों परिवार हैं हिंदुस्तान के, जिन लोगों ने इस तरह से देश के लिए अपने कुर्बानी, शहीदी और जेल यात्राएं काटी हैं। इन परिवारों पे उनके लोगों को गर्व है, एक्सेप्ट आप लोगों के परिवारों को, क्योंकि आप लोगों का अतीत इतना दागदार और काला है कि उसका जिक्र तक करते ही आप लोगों का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। तीसरी बात आपने कहा राम का, 2004 का मैनिफेस्टो उठाइए एनडीए का, पृष्ठ संख्या 64-65 खोलिए, उसमें खुद लिखा है एडम ब्रिज तोड़ा जाएगा। पार्लियामेंट में आपके मंत्री शर्मा जी ने बताया सीता डजंट एग्जिस्ट, और जिस एफिडेविट की बात करें पुराने सरकार की थी। इसी सरकार के उमा भारती मंत्री ने चिट्ठी लिखी थी कि ऐसा होगा तो ठीक नहीं होगा। 4 मंत्रियों ने कमेटी बनी थी, शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री थे, उसमें जेटली जी भी थे, और बाकायदे निर्णय हुआ था कि ये ब्रिज तोड़ा जाएगा। इसके बारे में लोगों को पर्सनल चिट्ठियां भी लिखी गई थी। आप बताओगे? आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कोई राम बंगाल के, कि राम अवतार नहीं है। जिस संस्था से आप लोग आते हैं वो भगवान नहीं मानती है, अवतार नहीं मानती है। 4 चैनलों पे बोला था, यहां तक पूछा गया फिर वहां क्या बन रहा है, तो कहा नहीं मंदिर नहीं, वो तो उसका महल बन रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी में मंत्री हैं जो भगवान राम को किस तरह से अपशब्द कहे थे उनके जन्म को लेकर के, और अभी भी मंत्री हैं। बिहार के डिप्टी सीएम का बयान याद है भगवान राम के बारे में? अरे नाथू राम वालों,
तुम लोग भगवान राम के नहीं हो, सिर्फ नाथू राम के हो, सिर्फ भगवान राम का सहारा लेते हो वोट लेने के लिए। ठीक है, बताइए। जयकारा करोगे नाथू राम का, आप राम के नहीं है, नाथू राम के नाथू राम ये कह रहे हैं। देखिए नहीं, जयकारा करेंगे नाथू राम का और नाम लेंगे वोट के समय राम का। लोग समझ नहीं आपको बताया जिसने नाथू राम का मंदिर बनाया था वो आजकल कांग्रेस का मेंबर है। कमलनाथ जी ने लिया उसको ग्वालियर में, चौरसिया है वो भी। सुधर गया, समझ आ गई कि इन लोगों से मूर्खता पूर्वक प्रभावित रहे होंगे। अरे भगवान राम सबके आराध्य हैं। आज पूरा देश देख रहा है। अरे सुनिए ना, हो गया। अरे सुनिए ना, क्या सुनिए? चुनाव में भाषण दीजिएगा। सवाल अब एक दो बाकी हैं। चुनाव में भाषण दीजिएगा। नहीं, इनके एक दो सवाल बाकी हैं। कहते हैं कि अरे भैया मोदी जी के तो अलायंस पार्टनर हैं। वाजपेयी का सवाल जी, वाजपेयी जी का मेरा समय है। मित्र थे अभी आप 18 मित्र मोदी जी का आप 3 साढ़े 3 मिनट से बोल रहे हैं सर। नहीं, उनका जवाब दे रहा था, मैंने नोट किया, कहीं ये ना कह दे दूसरे दिन कि आप मेरा एक सवाल का फलाना सवाल का जवाब नहीं दिए थे। चलिए अब बोलिए बोलिए सुनिए बोलिए। अभी थोड़ा देर पहले देखा मैंने टीवी चैनल पे अखिलेश बाबू को, जब वाजपेयी जी ने कुछ चुपते हुए सवाल किए तो ऐसा लगा करंट लग गया, ऐसे करने लगे अचानक। हाँ। अभी हम तो घबरा गए कि भाई को कुछ ज्यादा ही कुछ करंट लग गया क्या वाजपेयी जी के सवाल से। अच्छा। लेकिन ठीक है, चलिए बाद में देखा कि नॉर्मल हो गया तो अच्छा लगा। बाद में देखा कि करंट उधर कम से कम नहीं, आप सवाल का में जो आप बात कर रहे थे इस देश में, नहीं देखिए अखिलेश बाबू, हकीकत तो ये है भाई, आप जितना भी बोलिए सब बात, जितना भी सुनो, वही बात कर रहा हूं, जितना भी आप हमें कोसिएगा, हकीकत को आप थोड़ी झुटला लिएगा। हकीकत यह है कि राम मंदिर जो है किसके समय बना और किसकी कोशिश और किसकी आस्था थी। आपने तो राम मंदिर को बनाने के लिए अड़चन के तौर पे आप खड़े हो गए कि नहीं बनने देना है, और आज अगर बन के साकार हुआ है, सभी जिसकी आस्था उसके लिए है। अगर आपकी भी आस्था तो आपको भी वहां वेलकम है। हमें किसी एक के लिए तो नहीं है, जिसकी आस्था वालों के लिए है, लेकिन कम से कम बनाया तो उसको एहसास तो किए जहां आस्था आपकी। अगर आस्था ही नहीं है तो इसके बारे में आप इस तरह की बातें करेंगे। अगर उस राम मंदिर में आपकी आस्था है तो कहिए हाँ एक अच्छा काम हुआ इस देश के लिए, हम जिन लोगों की आस्था है उनके लिए अच्छा हुआ। राजनीति इस पे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस आज मेरे पास बहस के लिए इतना ही है। जी न्यूज़